अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को प्रभावित करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से निकला परिणाम 2022 का परिणाम 2024 को प्रभावित करने जा रहा है। और इसका आगाज़ आज देखने को तब मिला जब अखिलेश यादव ने ये संकेत नहीं साफ कर दिया कि कन्नौज, जहाँ से वो पहला चुनाव लड़े थे, वहीं से 2024 लड़ेंगे। हालांकि बाद में वो संकेत देते नजर आए, लेकिन एक बार झटके में उनके मुंह से निकल गया। तो क्या वाकई में 2024 में यही सब होगा और मुकाबला फिर से बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी होगा? और इस बार क्या कुछ होने जा रहा है और 2022 का ये जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसके परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे कि किसके हिस्से में क्या होने जा रहा है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। अभी ये उपचुनाव है, इसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि यूपी एक इलेक्शन स्टेट है। यहाँ चुनाव दर चुनाव चलते रहते हैं, होते रहते हैं। एक गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, यानी चुनाव लगातार उत्तर प्रदेश में जारी रहते हैं। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतौली में है, और रुहेलखंड और पश्चिम को जोड़ने वाले रामपुर के में वहाँ भी चुनाव है। यानी उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से मिजाज 8 महीनों के भीतर पता चलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी 2 बार ठोकर खाने के बाद अब संभलकर बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी 125 सीटों पर थी, लेकिन उसके गठबंधन में कुछ टूट हुई, कुछ विधायक अलग हुए उनके कुछ पार्टी के, और 111 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। लेकिन इस बीच 8 महीने के भीतर रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी को खोना पड़ा। बीजेपी का अश्वमेध रथ लगातार जारी है और बीजेपी को फिलहाल हार अभी तक 2022 में भी और उसके बाद हुए उपचुनाव में मिली नहीं। लेकिन मैनपुरी, रामपुर और खतौली के मुकाबले से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर खुद को साबित करना है कि वो अजेय थी, है और रहेगी। क्योंकि इस चुनाव से माहौल कैसे बनता है 2024 के लिए। यूपी के हर चुनाव एक संदेश लेकर आता है, मुद्दों की एक राजनीति लेकर आता है, और किस पार्टी की कितनी धमक है वो लेकर आता है। जैसा कि मैं अपनी कई डिबेट्स में हम लोग आपके साथ इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कंप्लीटली बाईपोलर हो गई है। 2 ध्रुवीय राजनीति उत्तर प्रदेश में हो गई है, या बीजेपी के साथ या समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ। यानी बीजेपी अलायंस वर्सेज सोशलिस्ट अलायंस के बीच यूपी की राजनीति बढ़ चुकी है। अब मुकाबला भी इन्हीं दोनों के बीच सिमटता जा रहा है। बीएसपी और कांग्रेस भले इरेलीवेंट हो गए हों, लेकिन कांग्रेस समाजवादी अलायंस के साथ खुद को ज़्यादा सहज पाती है। क्यों? क्योंकि मैनपुरी में कोई कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया नहीं, और रायबरेली अमेठी में जब चुनाव होता है तो सपा कोशिश करती है कि वो कैंडिडेट ना दे। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या स्पष्ट होने जा रहा है, और आज अखिलेश यादव ने ये जो स्टेटमेंट दिया कि वो तो घर बैठेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे, तो 24 का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? वहीं से लड़ेंगे जहाँ से पहला चुनाव लड़े थे। तो कहाँ से लड़े थे पहला चुनाव? कन्नौज से, पार्लियामेंट का। यानी 24 में कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे और 2024 में फिर से मैनपुरी से डिम्पल चुनाव लड़ेंगे। इसके क्या परिणाम होंगे और इस पट्टी में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और बीजेपी इसकी काट क्या रखेगी? बीजेपी के पास इनसे निपटने का तरीका क्या है? लेकिन इन उपचुनाव के इतर बीजेपी ने निकाय चुनाव की भी तैयारी कर दी है। आप देख रहे होंगे इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए ये सवाल कि ये प्रबुद्ध सम्मेलन क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, मकसद क्या है इसके पीछे, और बड़े शहरों में ही क्यों हो रहे हैं? निकाय चुनाव, म्युनिसिपल इलेक्शन, और कहाँ हो रहे हैं? नगर निगम के क्षेत्रों में, जैसे सहारनपुर, जैसे गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज। अब आने वाले दिनों में और भी जगह पर होंगे। यानी उपचुनाव, गुजरात का चुनाव और अब निकाय चुनाव, 3 लेयर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से मुकाबिल है। अभी तो विपक्ष सिर्फ बाई इलेक्शन में फंसा हुआ है, निकाय चुनाव की तो अभी सुध ही नहीं है उसको।
और बीजेपी एक करके एक लगातार इन जगहों पर बढ़ती जा रही है। रिसोर्स ज़्यादा हैं, नेता ज़्यादा हैं, प्लानिंग बेहतर है और बीजेपी की चुनावी रणनीति विपक्ष के दलों के मुकाबले ज़्यादा भारी है। लेकिन चुनाव में जनता तय करती है कि कौन किस पर भारी है। ये तो पब्लिक तय करेगी कि चुनाव का प्रबंधन जीतेगा या जनता के पास जिसका बूथ मैनेजमेंट होगा वो जीतेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने आज ये हलचल कहकर बढ़ा दी कि वो 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है मैनपुरी की जनता पर कि जनता की जो सेवा की नेताजी ने मैनपुरी क्षेत्र की और आसपास का जो विकास किया उसको लेकर के ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। मैं समझती हूँ सब लोग 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और इतिहास रचने जा रहा है मैनपुरी से। महिलाएं बहुत उत्साहित है क्योंकि नेताजी ने भी महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और जब जब समाजवादी की सरकार आई है तो हमारी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा रही है, महिलाओं की शिक्षा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोबल के साथ तैयार हैं 2024 के चुनाव के लिए भी। उपचुनाव में एक एक करके हमने भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। आज उनके लिए संकट है जिनका मनोबल लगातार टूट रहा है। रामपुर का चुनाव हार करके, गोला का उपचुनाव हार करके, आजमगढ़ का उपचुनाव हार करके, और आज उनके लिए चुनौती खड़ी है कि कैसे वो रामपुर विधानसभा का उपचुनाव जीत सकें, कैसे वो मैनपुरी जीत सकें। लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगेगी। उपचुनाव में पूरे देश की बात होगी। जो आम चुनाव होगा उसमें जो वोटर का माइंडसेट होता है वो अलग होता है, जो उपचुनाव होता है उसमें माइंडसेट अलग होता है। और उपचुनाव जनरली कहा जाता है कि सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष अपने सारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। हो सकता है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष सारी मशीनरी का इस्तेमाल करे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा विशुद्ध राजनीतिक है और हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और उसके इम्पैक्ट और पॉलिटिकल सोशल सिनेरियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। मनीष शुक्ला हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनूप संडा जी समाजवादी पार्टी से हैं, कृष्णकांत पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी जी जाने माने विशेषज्ञ और पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार हैं। थोड़ी देर में विनोद अग्निहोत्री जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन करेंगे, देश के बहुत ही जाने माने चर्चित और मशहूर पत्रकार। और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, अभी उपचुनाव का चैलेंज तो आपके सामने था ही, अखिलेश यादव ने कन्नौज से भी आपको चैलेंज दे दिया है, बैक टू बैक एक और चैलेंज। देखिए ब्रजेश जी, श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 में वो कन्नौज से लड़े, आजमगढ़ से लड़े, उनको कौन रोक सकता है उस पार्टी से चुनाव लड़ने में। चूँकि चुनाव लड़ने का अख्तियार उनका है, वोट तो जनता देगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है उस दौरान इस बयान का निहितार्थ क्या है। मेरा स्पष्ट मानना है कि मैनपुरी के चुनाव के डिबेट से अब अखिलेश यादव बचना चाहते हैं, चूँकि वहाँ का समीकरण और वहाँ की जनता का सेंटीमेंट डिम्पल यादव के खिलाफ है, तो वहाँ डिबेट कम से कम हो। इसलिए चूँकि अभी चुनाव लोकसभा का बहुत दूर है, बीच में भी आपने स्वयं चर्चा किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, उसकी चर्चा न करके 24 में जाने का केवल इतना ही मतलब है कि वो डिबेट से बचना चाहते हैं। और उसका कारण है, मेरे पास तर्क है कि 2019 के चुनाव पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 3 समीकरण बदले 19 के चुनाव से। बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती का साथ था अखिलेश यादव को, सुहेल देव राजभर की पार्टी उनके साथ थी, और नेताजी का वो बयान, वो भाषण मैनपुरी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, एक मार्मिक अपील की कि मेरा सम्मान बचा लीजिए। चुनाव में जीत कितने से हुई? जिस मैनपुरी से ये लोग 2.5-3 लाख से जीतते थे, वो 90,000 से जीत हुई। श्री हेमंत तिवारी जी और ब्रजेश जी, चूँकि आप दोनों लोग निरपेक्ष हैं, पत्रकार हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक लोकसभा में मायावती जी के जितना भी वोट आपके समझ में आता है उसको अगर रख लीजिए सामने, तो आपको मैनपुरी का चुनाव का परिणाम सीधे दिखने लगेगा। आपने देखा होगा कि बीजेपी के कोई हाई प्रोफाइल लीडर प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर मैनपुरी नहीं जा रहे हैं, क्यों? मैनपुरी के प्रत्याशी रघुराज साक्य के नामांकन में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी नामांकन में थे। हाँ, उसके बाद कोई नहीं। बिल्कुल, कम से कम चीफ मिनिस्टर नहीं गए, दोनों डिप्टी सीएम की अभी तक कोई सभा नहीं। अभी चुनाव समाप्त नहीं हुआ है और भारतीय आज 24 तारीख हो गई, अब सिर्फ 7 दिन बचे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई समाजवादी पार्टी नहीं है
कि केवल पत्नी लड़ेगी तभी जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे चुनाव में जाते हैं, समय आने दीजिए सभी लोग दिखेंगे और पूरी ताकत से मैनपुरी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लड़ के रही मन है। में मैनपुरी को लेकर क्या चल रहा है मनीष जी? नहीं, चुनाव वहां हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसलिए मैंने समीकरण इसीलिए बताया ब्रजेश जी कि आप लोग बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं, आप लोगों से वरिष्ठ कोई नहीं है इस समय उत्तर प्रदेश में, चाहे आदरणीय हेमंत जी हो चाहे आप हो। आप बताइए ना, बसपा का गिरी हालत में लोकसभा में कितना चुनाव होता है? 2019 में मुलायम सिंह यादव जी ने यही तो कहा था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरा सम्मान बचाइएगा। तो समीकरण बिल्कुल विपरीत है, सेंटिमेंट विपरीत है और जनता ये परिवार लेकिन आप तो बीजेपी के यहाँ बीएसपी की गेंद क्यों खेल रहे हैं? नहीं, मैंने इक्वेशन की बात की, मैंने इसीलिए तो अपना उनका वोट अपनी तरफ से नहीं बताया। मैंने कहा कि समीकरण भी खिलाफ है और सेंटिमेंट भी खिलाफ है। और कन्नौज का बयान केवल इसीलिए दिए हैं कि मैनपुरी पे डिबेट अच्छा, वो समाप्त हो कन्नौज से जाए। चुनाव लड़ेंगे तो कोई एतराज है बीजेपी को? नहीं, मुझे कौन सा एतराज है, पूरे भारत में कहीं से लड़े। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कि अपने लिए सिंबल देने में उनको कहाँ प्रॉब्लम है। ऑलराइट, मैं अनूप जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनूप जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैनपुरी का चुनाव चल रहा था, अभी निकाय का चुनाव बाकी है, 2 जगह और उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन अचानक से एक बयान आता है कि हम तो कन्नौज से लड़ेंगे। इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं? देखिए, हमको लगता है कि ये एक सामान्य किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही गई बात भैया, है। नेता लोग कोई काम सामान्य करते और ही नहीं, अब बेवजह कुछ नहीं करते। और जैसा आप इस बारे में, तो मैं मनीष शुक्ला जी से आमतौर पर सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन इस बारे में सहमत हूं कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। और कन्नौज से ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, तो बहुत संभव है कि क्या इस बात से भी सहमत है मनीष जी के कि ये ध्यान भटकाने के लिए कन्नौज का बयान दिया गया है? नहीं, देखिए, मनीष जी ने तो ये बात ही सबका ध्यान भटकाने के लिए कही है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैनपुरी में बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं। और आप ही ने एक सवाल किया कि आपका कोई बड़ा नेता नहीं गया। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री गुजरात में जा कर के घर घर वोट मांग रहा हो, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक विद्रोही प्रत्याशी को फ़ोन कर रहा हो कि भाई चुनाव न लड़ो, उस पार्टी से आप इस राजनीतिक शिष्टाचार की और इस राजनीतिक गरिमा की उम्मीद कर सकते हैं कि उसका बड़ा नेता बगैर किसी आशंका के वहाँ न जाए? वो पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि मैनपुरी में चुनाव से ज़्यादा वो नेताजी का एक श्रद्धांजलि देने का। लेकिन आपकी पार्टी के भी कोई नेता रामपुर में और खतौली में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपका भी सारी आत्मा, सारी जान, सारी ताकत, सारी ऊर्जा मैनपुरी। देखिए, रामपुर आप जानते हैं कि आजम खान साहब एक बार 1996 को छोड़ करके लगातार सन 1980 से वहाँ से चुनाव जीतते रहे और वो एक बड़े नेता हैं और वहाँ की राजनीति की सब नब्ज जानते हैं और वो अपने आप में सक्षम है उस चुनाव को पूरी तरीके से कुशलता से संचालित करने में और उस चुनाव को जीतने में। तो रामपुर का मतलब, और रामपुर में समाजवादी पार्टी का मतलब आजम खान? नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है कि और कोई नहीं। आजम खान साहब रामपुर ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उनका अपना एक महत्व है। और रामपुर का चुनाव हम समझते हैं, हमारा आत्मविश्वास है कि आजम खान साहब के नेतृत्व में पार्टी पूरी तरीके से जीतेगी। बाकी जहां तक माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का सवाल है और अखिलेश यादव जी का सवाल है, साइकिल जो सिंबल है वो चुनाव लड़ता है ना। साइकिल तो चुनाव लड़ रही है रामपुर में, सिंबल तो कोई दूसरा नहीं है। तो साइकिल रामपुर में भी जीतेगी, मैनपुरी भी जीतेगी और हमारा ये भी विश्वास है कि खतौली में हमारे गठबंधन के साथी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं। लोकदल के साथी वहाँ पूरी मेहनत से लगे हैं, हमारे स्थानीय साथी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। एक क्लैरिटी दे दीजिए, चुनाव भी हम लोग एक क्लैरिटी दे दीजिए जी। इसमें जो भी परिणाम है, जो भी व्हाटएवर, मैनपुरी, रामपुर, खतौली, यही होगा 2024 में? इसका सेमीफाइनल मान लें, जो भी आउटकम होगा आप दोनों मान लेंगे? देखिए ब्रजेश भाई, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और सारे लोग अनुभवी हैं। देश की राजनीति, आज दोनों आप लोग मेरे ऊपर क्यों तीर चला रहे हो? नहीं, तीर नहीं चला रहे हैं, आप तो मित्र हैं। आपके ऊपर जो तीर चलाएंगे लोग हम ही लोग पास आ जाएंगे। कि देश की राजनीति इतनी परिवर्तित हो चुकी है और जैसे 2020 क्रिकेट मैच होता है उस तरीके से राजनीति हो गई, हर क्षण परिवर्तित होती रहती है। फरवरी 2019 के पहले, पुलवामा हमले के पहले किसी को लगता था कि भाजपा लौट करके आने वाली है? तो
आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस चुनाव में मेरा आत्मविश्वास है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी और हमारी पूरी तैयारी इस बात की है। मैंने इस बात पे कहा जो आपने कहा, क्या यही परिणाम रिपीट होंगे? परिणाम बदलते रहते हैं। एक सवाल और है, फिर मैं कांग्रेस की तरफ बढ़ता हूं। 2024 का कांग्रेस चुनाव के भी साथ हम लोग आपकी कोई मजबूती से लड़ेंगे। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। कांग्रेस एक शिष्टाचार की पार्टी है और वो हमारा शिष्टाचार जैसे हमारा लक्ष्य है। बहुत गरियाया था इन मैंने लोगों ने शिष्टाचार आपको। इसलिए कहा कि कांग्रेस कोई ऐसी अशिष्टता करने वाली प्रियंका पार्टी- गांधी ने बहुत बुरा भला कहा था देखिए, और जहाज के भीतर कहा था। देखिए राजनीति में कौन क्या बयान देता है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य क्या है हमारा। ठीक है, मैं पांडे जी हमारा को भी आमंत्रित लक्ष्य वही करता है हूं। जी कि सांप्रदायिक शक्तियों से, जी, शुक्रिया आपका। कृष्णकांत पूंजी पांडे के मेरे साथ शासन से मौजूद हैं, देश मुक्त हो, सांप्रदायिकता कांग्रेस से के मुक्त हो, और वही प्रवक्ता लक्ष्य मुझे लगता है हैं। बहुत कांग्रेस भी शुक्रिया होगी। पांडे जी हमारे साथ परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपना झंडा झुका दिया है समाजवादी पार्टी के यहाँ। नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने अपना झंडा कहीं किसी के सामने नहीं झुकाया है। उत्तर प्रदेश में चूंकि 2022 के परिणाम में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हम चुनाव लड़े, उसमें हमारे आशा के अनुकूल, हमारी मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं आया, ना सीट में ना वोट परसेंटेज में। ऐसी स्थिति में एक ही लाभ केवल हुआ कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में हम बूथ बूथ तक अपना संगठन मजबूत कर सके। लेकिन जब हमको 2022 में कोई हमारे आशा के अनुकूल परिणाम नहीं मिला, तो हमें 6 बाई इलेक्शन हुए, 3 हो चुके, 3 होने जा रहे हैं। तो इससे ना तो दिल्ली की सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, ना तो उत्तर प्रदेश की बन रही है, बिगड़ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का पूरा हमारा फोकस केवल नगर निकाय का चुनाव 2024 का रण है। जहां तक मैनपुरी का सवाल है, आपने पूछा, तो मैनपुरी में चूंकि इसके पहले भी हमने मुलायम सिंह जी के लिए यह सीट छोड़ रखी थी, रामपुर में भी हमने सीट छोड़ रखी थी। और आज एक चीज़ है, कुछ राजनीतिक परंपरा, कुछ शिष्टाचार, कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। हमारे आपके किसी भी राजनीतिक दल के बीच में एक विचारों की लड़ाई होती है, कोई शारीरिक लड़ाई और गाली गलौज नहीं होती है। शिष्टाचार में हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये कौन सा शिष्टाचार है कि एमपी एमएलए का चुनाव छोड़ के आप निकाय के चुनाव की तैयारी कर रहे हो? ये तो राजनीतिक मजाक वाली बात है। मैं एमपी के, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं एमपी के ही 2024 के 543 लोकसभा चुनाव की तैयारी में ही अपने को फोकस, कांग्रेस पार्टी अभी तो फोकस निकाय कर रही चुनाव है। कह रहे थे कि आप उसको मैंने कहा ये नगर निकाय का चुनाव यही सेमीफाइनल होगा 2024 के लोकसभा का। नगर निकाय का चुनाव जो कि जनता से सीधे, और इसके बाद 2024 के रण के लिए मैंने कहा कांग्रेस सब मेयर का पार्टी। चुनाव लड़ लोगे आप? कौन सा? सब चुनाव लड़ लोगे? नगर निकाय के लड़ लोगे मेयर का चुनाव? हाँ, मेयर का चुनाव सब जगह लड़ेंगे, नगर पालिका चेयरमैन का लड़ेंगे, टाउन एरिया लड़ेंगे, और हर जगह सभासद पार्षद लड़ेंगे। नगर निकाय के चुनाव पे हम फोकस किए हुए हैं। मैनपुरी में मैं कहना चाह रहा था कि एक सभ्यता और परंपरा और शिष्टाचार के तहत चूंकि मुलायम सिंह जी देश के बड़े नेता रहे हैं, तो उनके नाम पे किसी को भी यह सीट एक बार तो छोड़ देनी ही चाहिए। अच्छा, ये जो आप मुझे शिष्टाचार बता रहे हो, ये रामपुर में शिष्टाचार आप क्यों नहीं दिखा रहे? वहाँ तो जो आपकी पार्टी के लीडर्स हैं, नवाब वगैरह हैं, ये सब तो वहाँ आजम खां के खिलाफ झंडा उठाए हैं। नहीं, ये कांग्रेस शिष्टाचार यहाँ क्यों बता रहे हैं केवल? मैंने सपा की बात नहीं किया, मैंने मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव जी की बात किया कि चूंकि उनके निधन से जो सीट रिक्त हुई है, तो मुलायम सिंह जी चूंकि देश के एक बड़े नेता रहे हैं, उनका देश और प्रदेश में बड़ा योगदान रहा है, तो सभ्यता के तहत उनके लिए यह क्या सीट आप छोड़नी समाजवादी चाहिए। पार्टी अभी के तो कंधे पे महाराष्ट्र में बैठने हुआ को है। तैयार हैं? अभी तो भाजपा अपनी स्थिति समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठने को तैयार हैं आप? कांग्रेस पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले दम पे लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, और आगे कहां क्या होगा, कौन हमारे यूपीए गठबंधन में आएगा, कौन पांडे जी, हमारे बुरा यूपीए न मानना, आप गठबंधन में कहोगे नहीं कि रहेगा, ऐसे कह देते या तो हैं हमारा मिश्रा हाईकमान तय जी, करेगा। लेकिन हकीकत बात यह कि एमपी एमएलए के चुनाव खड़े होने की क्षमता नहीं है, और बात कर रहे हो कि आप मेयर का चुनाव लड़ोगे। देश में आज दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी है? अरे देश में हो गए ना, यूपी में खड़े नहीं, आपसे ज्यादा एसबीएसपी वाले हैं। मेरा तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आपके माध्यम से चैलेंज है, 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे। 1 किलोमीटर ये कौन के सी जो बात दोनों हुई? शीर्ष नेता हैं, 1 अब किलोमीटर। कोई जिमिंग थोड़ी हो रही है कि कोई सुनिए, जिम की या वॉक की आज राहुल प्रतियोगिता हो रही गांधी जी है। 2000 अरे ये इलेक्शन है, ये किलोमीटर वोट की यात्रा राजनीति पूरी है। कर चुके हैं, 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं राहुल गांधी जी, और आप कह रहे हैं चुनाव 543 लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा, ठीक कोई बात। और नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे साथ दो बहुत ही मशहूर पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी और हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उसी में अखिलेश यादव ने आज एक पॉलिटिकल बॉम्बिंग कर दी
कि कन्नौज से लड़ेंगे, जहां पहला चुनाव लड़े थे वहीं से लड़ेंगे। यानी 22 में तो अभी बात निपटी ही नहीं, 24 की तैयारी पहले। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन स्टेट है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो इलेक्शन स्टेट है और दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, पुरानी कहावतें हैं, और इसीलिए इतने 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए। अखिलेश जी ने जो फैसला किया है कन्नौज से लड़ने का, जो आज ऐलान किया है, मुझे लगता है कि कन्नौज मैनपुरी से डिम्पल लड़ रही चुनाव, और कन्नौज से जो है अखिलेश जी लड़ेंगे, तो 2024 में अगर अखिलेश जी और डिम्पल अगल बगल की सीट से चुनाव लड़ेंगे तो ये जो मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, कानपुर ये देहात, फिरोजाबाद, ये जो कानपुर देहात, ये जो बेल्ट है, हाँ, ये जो बेल्ट है, जो ओरिजिनल मुलायम सिंह जी की राजनीति का उनकी करभूमि रही है, और एक तरह से जैसे शेर की मांद होती है ना, तो ये समाजवादी पार्टी की मांद है, गुफा है, यहीं से उसने शुरुआत की अपनी राजनीति की, और मुलायम सिंह जी का घर है, ये गढ़ भी है, घर भी है। तो अखिलेश एक बार सबसे पहले उस गढ़ को, उस घर को एक बार दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि यहीं पर अभी भी भले परिवार एक हो गया हो, लेकिन शिवपाल जी की भी चुनौती जब भी मिलती है वो यहीं से मिलती है, इसी बेल्ट से मिलती है। तो अब इस बार तो सब साथ हैं, तो अखिलेश जी इस बार मुझे जो लगता है वो यहाँ से चुनाव लड़ करके पूरे इस क्षेत्र को एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुलायम सिंह जी का गढ़ और घर जो है वो उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। अब इसके अलावा जो पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, जो और राज्य के बड़े हिस्से हैं जहां समाजवादी पार्टी आज भी, चूंकि उत्तर प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी है, उसका अपना वो है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, वहां किसको मैदान में लाएंगे। अभी तक तो ये था अखिलेश जी आजमगढ़ से थे और यहाँ से नेताजी थे, तो पूरब और पश्चिम दोनों सदा हुआ था। अब पूरब को कैसे साधेंगे, इसके लिए अखिलेश जी कौन सी नई घोषणा करेंगे, ये थोड़ा हम लोगों को देखना मैनपुरी हो, रामपुर हो, खतौली हो, यहाँ से जो फीडबैक आ रहे हैं, आपका आकलन और आप क्या समझ पा रहे हैं कि इन जगहों पर माहौल क्या है? देखिए, मैनपुरी तो मुझे लगता है बहुत दिक्कत नहीं है समाजवादी पार्टी को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाह को टिकट दे करके एक अति पिछड़ों वाला दांव खेला है, लेकिन एक तो नेताजी की, मुलायम सिंह जी के निधन से उपजी हुई सहानुभूति लहर, और दूसरा मैनपुरी का जो पूरा कंपोजिशन है वो भी समाजवादी पार्टी के फेवर में है, और डिम्पल यादव की जो उम्मीदवारी है वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को भी आकर्षित करेगी। और इसके अलावा जो यादव और पिछड़ों जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, उसके अलावा सवर्णों का भी एक तबका डिम्पल की तरफ आकर्षित हो सकता है, उनकी तरफ जा सकता है, वोट दे सकता है। तो मुझे लगता है मैनपुरी में कोई, शिवपाल जी के साथ आ जाने से वो जो भितरघात का या वोट डिवीजन का खतरा था वो भी खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में कोई दिक्कत नहीं है। खतौली की जहां तक बात है, खतौली में जयंत चौधरी ने बड़ा अच्छा दांव खेला है। उन्होंने मदन भैया को उतार करके जाट, गुजर और मुसलमान, ये एक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। और मदन भैया चूंकि उस इलाके के, खासकर वैसे तो इनका इलाका तो खेखड़ा है, लेकिन गुजरों की एक काफ़ी तादाद जो है गांव उस इलाके में पड़ते हैं, तो वो एक चुनौती उन्होंने पेश की है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और भारतीय जनता पार्टी अब जो है, क्योंकि वहाँ जो कास्ट कंपोजिशन है, अगर गुजर, जाट मिल जाएं और मुसलमान उसमें मिल जाएं तो एक अच्छा मजबूत। सर, एक सवाल और है मेरे पास। अब देखिए, अब जो चुनाव दो ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ गया है, या बीजेपी अलायंस या सोशलिस्ट अलायंस, बीएसपी और कांग्रेस, ऐसा दिख रहा है, और इसके परिणाम भी आ रहे हैं कि यूपी की पॉलिटिक्स से इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। हाँ, देखिए, कांग्रेस का तो स्थिति इस बार के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव में हुई है, कि उसका वोट प्रतिशत ही कितना 2% भी के आसपास है, और सीटें 2 हैं उसकी। बसपा का वोट परसेंट 11-12% पर अटका हुआ है, आ गया है, सीट 1 है। तो जो प्रासंगिकता होती है पार्टियों की, राजनीतिक दलों की, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए और दोनों पार्टियों के लिए ये चिंतन का विषय है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शायद 2 दिन रहेंगे वो, लेकिन उत्तर प्रदेश खाली एक यात्रा से नहीं सधेगा। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस को एक बड़ी लंबी रणनीति, दूरगामी रणनीति बनानी पड़ेगी। खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो यात्रा कर रहे हैं और उससे जो है और शिष्टाचार हो जाएगा। यात्रा के फल तभी मिलेंगे जब उसका फॉलो अप होगा। करेक्ट जी। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में हमें समय देने के लिए। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं कि मैनपुरी, रामपुर, खतौली, क्या माहौल है, लोगों के बीच क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सर्किल्स में क्या चल रहा है, क्या फीडबैक है, इश्यूज़ क्या हैं, कौन कहाँ हावी है? देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई।
कि ये ऐसा बाई इलेक्शन है जो अगले महा इलेक्शन के आसन्न हो रहा है। ऐसे इलेक्शंस बड़े मैटर करते हैं संकेत के दृष्टि से, संदेश की दृष्टि से, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अखिलेश यादव, जिनका हार का लगातार रिकॉर्ड बनता रहा और उसमें उनके नेतृत्व की, स्वयं के नेतृत्व की कमियां जो इंगित होती रहीं, उसको सुधारने के लिए भी एक बड़ा अहम पड़ाव ये इलेक्शन रहा। मेरा तो ये कहना है कि जब सब कुछ लूटने वाला हो और आखिर में आप लहर के संभल जाएं तो भी आप कामयाब हैं। फिलहाल जो नतीजे समझ में आ रहे हैं वो अखिलेश की अतीत की गलतियों के सुधार का एक संकेतक होंगे। इतना ही नहीं, मैंने क्या कहा, सब कुछ जब आपके लुटने के कगार पे हो, मान लीजिए, फर्ज कीजिए अगर मैनपुरी और रामपुर और खतौली का हश्र आजमगढ़ और रामपुर जैसा होता, तब क्या होता? तब हम लोग क्या सवाल कर रहे होते, किस विषय पर डिस्कस कर रहे होते? तो उस परिस्थिति को जाने के लिए जो उनकी वीकनेसेस थी उनको उन्होंने दुरुस्त किया। आजमगढ़ रामपुर आप गए नहीं, बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं गए तो इसलिए हारे। आपने शिवपाल चचा का 2022 के असेंबली इलेक्शन के तीसरे चरण के बाद उपयोग ही नहीं किया, ये आपकी ब्लंडर थी। अब आपको समझ में आई। हालांकि हेमंत जी, बीजेपी के सामने क्या क्या चैलेंजेस इस उपचुनाव में हैं? देखिए, बीजेपी की समस्या बढ़ गई शिवपाल सिंह यादव के नाते। शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव की आपसी लड़ाई जसवंत नगर सीट को लेकर के या फिरोजाबाद में अक्षय को हराने को लेकर के जो एक घर के भीतर दुश्मनी थी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि उसको परिवार में एक कलह का बड़ा स्वरूप उसने ले लिया था। शिवपाल यादव की जसवंत नगर सबसे बड़ी लीड देने वाली असेंबली सेगमेंट है इस पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। शिवपाल यादव आ गए, एक तो दुरुस्तीकरण उन्होंने किया, बड़ा रिपेयर किया, खुद लगे हैं, ये उससे बड़ा रिपेयर है। और इस वजह से मैं बहुत एकदम क्लियर कट जो उत्तर आप उम्मीद करते हैं उसी भाषा में बता रहा हूं कि इस वक्त मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है, अच्छा खासा अपर। रामपुर और खतौली भी बता दीजिए हेमंत जी। अभी भी रामपुर में भी अभी बड़ी चोट लगी थी मियां आजम खां को, वहाँ भी स्थिति समाजवादी पार्टी की बेहतर है। खतौली के बारे में विनोद जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, वहाँ लड़ाई दिलचस्प है। तो अब पर मुझे बताइए कि कोई एक आउटसाइडर को, क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को, जिसका खतौली से कोई मतलब नहीं, कोई वोट क्यों दे देगा? वोट इसलिए दे देगा कि वोट कोई क्रिमिनल, कोई महात्मा, कोई संत, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान नहीं पाता है। वोट तो जातियां देती हैं, जातियों के वोट मिलते हैं, जातियों का कॉम्बिनेशन होता है। एक से खूंखार बस आप यही जाति वाली बात करके मुझे चुप करा देते हो क्या हेमंत जी? मैं तो जाति वाली बात ही नहीं करता। क्या वो पार्लियामेंट में नहीं गए हैं, वो असेंबली में नहीं गए हैं, वो मिनिस्टर नहीं बने हैं? बने हैं साहब। आप पूछिए डीपी यादव क्यों मंत्री बन जाते थे? डीपी यादव क्यों पार्लियामेंट पहुंच जाते थे? डीपी यादव क्यों असेंबली जीत जाते थे? इसलिए तो। और डीपी यादव कितने खूंखार रहे पूरी दुनिया जानती है। अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज, ब्रजेश सिंह जैसे लोग काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं। तो जी आप तसल्ली से नोट कर लो, बीरेन जी के बाद आप ही के पास आऊँगा, सबका जवाब देना। शुक्रिया हेमंत जी। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। बीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सब एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन आ गई, पॉलिटिकल पार्टी के भी ऑब्जर्वेशंस आ गए। क्या चल रहा है उत्तर के प्रदेश के भीतर? और दूसरा, मैनपुरी में बीजेपी की दिलचस्पी कम क्यों है और रामपुर खतौली में समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की दिलचस्पी कम क्यों है? इसका क्या इम्पैक्ट है? और अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि वो कन्नौज से लड़ेंगे? देखिए, अभी जो सीधी तस्वीर है उसमें ये कहा जा सकता है कि सपा और भाजपा के बीच ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में 2-1 का परिणाम लोग बता रहे हैं कि ये आएगा, माने कि बीजेपी 2-1 से ये सीरीज जीतेगी। अब 2 उपचुनाव विधानसभा के बीजेपी के जीतने की संभावनाएं दिखा रहे हैं और लोकसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत सकती है। उनकी विरासत है, सहानुभूति है। मुलायम सिंह का निधन हुआ, डिम्पल यादव वहाँ कैंडिडेट बन गई, इतना बड़ा चेहरा,
पूरी समाजवादी पार्टी इस समय मैनपुरी में लगी है। सारे नेता, खतौली को जयंत चौधरी के भरोसे छोड़ा गया, भाई आप अपना कैंडिडेट खुद जिताओ। रामपुर में भी वही हाल है, आजम वहाँ बाहरी नेताओं का जमावड़ा नहीं है। अब कुल मिलाकर सारा फोकस यहीं पर है। बीजेपी भी ये मानती है कि 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव हो रहा है, नेता तो सब लगे, अभी सारे डिप्टी सीएम ये दोनों की ड्यूटी 2-2 दिन वहाँ लगाई जा रही है। पार्टी के और नेता भी वहाँ जा रहे हैं सभा करने, मुख्यमंत्री भी जाएंगे। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रही होगी कि यहाँ लड़ाई बहुत कठिन है, जीत आसान नहीं है, लेकिन विधानसभा पे फोकस रखो, वो जीता जा सकता है। तो ये इस चुनाव को आप सेमीफाइनल कह लीजिए कि ये लोकसभा के 2024 का है, इसका सीधा असर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जीती मैनपुरी में तो वो 2024 के लिए उसको एक बड़ी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि उपचुनाव ये 3 वो हार रही है पिछली, इधर आजमगढ़, रामपुर और गोला में, तो उसको इस बार जीत की ज़रूरत है। और ये भी हो जाएगा कि अगर नहीं जीती तो फिर बीजेपी के लिए पूरा मैदान खाली है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो संगठन है 2024 के चुनाव में वो खाली समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस और बसपा ये अभी संगठन बनाने में, खाली टेलीविज़न पे तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ की सूची नहीं है, मंडल स्तर पर इनके पास व्यवस्था नहीं, ये कैसे चुनाव लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव का ऐलान ये दर्शाता है कि ये 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी और ये मेहनत वो अब जारी रखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव को अगर चुनाव में बने रहना सियासत में तो मेहनत अब उनको बहुत करनी पड़ेगी। अब मुलायम सिंह जैसे जुझारू व्यक्तित्व की ज़रूरत है, उसमें शिवपाल यादव का साथ आना समाजवाद के लिए प्लस है। अब वो समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद अगर शिवपाल यादव को दे और प्रदेश में उनको भेजें, आंदोलन चलाएं, तो देखिए सड़क पर बिना संघर्ष किए वोट नहीं मिलेगा, और बीजेपी जैसी पार्टी के खिलाफ तो कतई नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस यात्रा तो चला रही, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में यात्रा नहीं आई अभी तक, और इधर अभी उसको आने में हो सकता है ना भी आवे। तो कांग्रेस के सामने संकट ये कि यहाँ अगर यात्रा आई तो भीड़ कैसे इकट्ठा की जाएगी। बसपा में हाथी देखिए एकदम सुस्त पड़ा है, उसका वोट बीजेपी काफ़ी कुछ ले चुकी है। थोड़ा बहुत जो बचा है वो योजना दे देगी, राशन दे देगी, और तमाम सारा खाता में पैसे आ जाएंगे, और तमाम सारी चीज़ें भी आने वाले दिनों में मिलेगी। तो वो खींच रही है, लुभा रही है। तो ये जो टैग है अब समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आप खाली सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उससे बाहर निकलिए, और अगर संघर्ष करेंगे तो 24 में वो बीजेपी के मुकाबले खड़े रह पाएंगे, ये लोग जान रहे हैं। देखिए अब मायावती और कांग्रेस आगे क्या करेंगे, मंडलीय रैली करेंगे कि जिले में रैली करके वोट मांगेंगे, ये लोग अपना देख लें, क्योंकि भाई इनके यहाँ शिष्टाचार सड़क पर चलने वाला कम रहा है। ये गांव-गांव, घर-घर कम जाकर वोट मांगते हैं। अखिलेश के ऐलान से यह भी एक चीज़ साफ होती है कि धर्मेंद्र यादव को वो शायद परमानेंट आजमगढ़ में शिफ्ट कर दें, वहाँ से वो चुनाव लड़ाएं, शिवपाल यादव को बड़ा कमान दें। ये सब 2024 की उनकी तैयारी हो सकती है, ये एक संदेश हो सकता है। ये ज़रूर है कि अभी उनको खतौली पर भी और रामपुर पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाए। शिवपाल यादव ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये उनको सम्मान जो आज मिल रहा है मैनपुरी में, इसको अखिलेश यादव उनके सम्मान को आगे भी जारी रखें, अन्यथा विश्वसनीयता का संकट आएगा। दूसरा, अब जब वो खुलकर सपा के साथ आ गए हैं शिवपाल, तो क्या ईडी और सीबीआई अब उनका पीछा छोड़ेगी या आगे क्या कानून अपना काम करने लगेगा? कई सारी सवाल आते हैं। लेकिन देखिए बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, और ये सब हमेशा हर समय में मुद्दे रहे हैं। जानवरों की समस्या, किसानों की समस्या, खाद न मिलना,
तमाम सारे ऐसे इशूज रहते हैं जिस पर किसी भी सरकार को आप घेर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को भी एक लंबा रास्ता इसके लिए तय करना पड़ेगा, तब आगे मामला वो बना सकते हैं। मुलायम सिंह के जाने के बाद से समाजवादी पार्टी को अब परीक्षा असली देनी अखिलेश यादव को। मायावती का वोटर भी बीजेपी के काफी शिकंजे में आता जा रहा है। वो कैसे आगे चुनाव लड़ेंगी ये वो देख लें, क्योंकि आवास बीजेपी दे रही है, बिजली देने की तैयारी है। मैंने जैसे ही बीएसपी की गेंद फेंकी, बल्ला लेके तुरंत मनीष शुक्ला आ गए खेलने। हाँ, उज्ज्वला योजना देखिए, बीजेपी कभी ठाकुर बाभन के पार्टी रही होए, अब पंडित और ठाकुर बनिया ये सब पीछे हो गए हैं। अब ओबीसी और दलित बीजेपी में हावी हैं। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा वो सब बदल गया है। ये जरूर है कि बीजेपी में ये ईमानदारी के साथ वो सरकार चलाने की बात करते हैं जी, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास की बात आई तब ये सवर्णों की पार्टी खाली नहीं रहेगी बीजेपी। अच्छा, मैनपुरी में बीजेपी की दिलचस्पी कम क्यों है, ये कुछ आप समझ पाए, या बाद में दिलचस्पी दिखाएंगे, 7 दिन बचे हैं? देखिए, ये ऐसा लगता है कि बीजेपी ताकत तो लगाएगी, लेकिन आप महसूस करिए कि इनके पास ये मैनपुरी में सपा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ये तीसरी बार सवाल कर रहा हूँ। देखिए, इनके पास आज सुनील बंसल नहीं है, वो एक बहुत बड़े संगठन करता थे। दूसरा, मुलायम के प्रति बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में एक सम्मान का भाव रहा, प्रधानमंत्री में भी। तो उपचुनाव को वो एकदम खुला मैदान तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लड़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट कहीं बाहर से लाते, वहाँ स्थानीय स्तर पर उनके पास इतना बड़ा कैंडिडेट है नहीं। अच्छा, मोदी का मैजिक वो आम चुनाव में चलेगा, वो उपचुनाव में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते जी। तो बात ये है। लेकिन ब्रजेश जी, आज कांग्रेस और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर ये 4 लाइनें कहूँगा। साहिर लुधियानवी एक बहुत उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर थे, फिल्मों में गीत भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। उनकी गीत की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, और इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में तुम पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते कर्मों को आदर्श कैसे बनाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। सोच लो पांडे जी, जिंदा रहना तो लड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी, डिबेट के पहले चरण पर आप पर काफ़ी अटैक हुए, आप बार बार उस पर बोलना चाहते थे, अब मैं आपको समय देता हूँ, गो अहेड। मैंने अटैक नहीं, कई सवाल खड़े हुए। और जिस दिन से मैनपुरी का चुनाव घोषित हुआ, एक विषय तमाम मीडिया हाउसेस से भी आया, आपके पैनल पर भी आया, कि इस बार शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ हैं। तो जो लोग निरपेक्ष बैठे हैं, कम से कम आप और 2 और पत्रकार, शिवपाल यादव जी 2022 में किसके साथ थे? 2019 के चुनाव में शिवपाल जी फिरोजाबाद से लड़ रहे थे जरूर, मैनपुरी में किसके लिए वोट मांग रहे थे शिवपाल यादव, ये बताने का कष्ट करें लोग। 2017 में शिवपाल यादव जी किसके साथ थे और 2014 में शिवपाल यादव जी किसके साथ थे? एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि कम से कम मैनपुरी की सीट पे और मुलायम सिंह यादव के विषय पर तो शिवपाल यादव ने तो अपनी पूरा कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी राजनीति कुर्बान कर दी, और अखिलेश यादव के न चाहते हुए भी वहां साथ में रहते थे। तो कोई इक्वेशन नहीं बदला है। शिवपाल यादव जी कम से कम मैनपुरी की सीट पे हमेशा समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के साथ थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जरूर टोक दीजिएगा। दूसरी बात, एक बात की चर्चा नहीं है कि 2019 में 95,000 की जीत हुई थी, 65,000 की लीड जसवंत नगर से मिली थी। अब एक विधानसभा में 65,000 से 67,000 हो जाएगी, चलिए बहुत ताकत लग जाएगी, 68,000 हो जाएगी। अन्य सीटों पे क्या हालात थे? और मायावती की ताकत थी उस समय 11% वाली मायावती नहीं। एक शिवपाल पर मेरा सवाल है, अब पहले तो आपको शिवपाल यादव की इज्जत की बड़ी चिंता थी कि शिवपाल को इज्जत नहीं मिल रही, इज्जत नहीं मिल रही। आज आपकी बातों से लग रहा है कि शिवपाल यादव मैटर नहीं करते हैं। ब्रजेश जी देखिए, शिवपाल यादव जी अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए, तमाम उन बातों को जिसको आपने भी नंगी आंख से देखा, मैंने भी देखा, उत्तर प्रदेश ने भी देखा है, वो चिट्ठियां, मैं उसका जिक्र क्यों करूं?
ये तो शिवपाल यादव को तय करना है कि वो उसका वो अपमान मानते थे कि सम्मान मानते थे, क्यों गए। पॉलिटिकल सिनेरियो में जो जहां चला गया वो उसका अपना निर्णय, उस पर मेरा क्यों सवाल होना चाहिए। मेरा तो सवाल ये है कि बसपा, मायावती ने मैनपुरी वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? क्या 1 लाख वोट भी मायावती के नाम पर या बसपा के नाम पे नहीं था 2019 में? तो शिवपाल जी तो थे ही उनके साथ, राम गोपाल तो थे ही उनके साथ, ये पूरा कुनबा, धर्मेंद्र यादव और ये तमाम लोग उनके साथ थे ही। कौन सा इक्वेशन बदल गया? इक्वेशन बदला है तो केवल बसपा नहीं है, इक्वेशन बदला है तो प्रकाश राजभर नहीं है, और इक्वेशन बदला है तो श्री मुलायम सिंह यादव की वो मार्मिक अपील नहीं है। और अगर इक्वेशन बदला है तो एक बदला है तो उन्होंने कहा था ये अंतिम चुनाव है, इसमें सम्मान बदल दीजिए। इसके अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता। खुलकर फील्ड पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, नहीं, मैनपुरी में मेरे प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बूथ के अध्यक्षों से वार्ता कर रहे हैं। यानी जिस दिन पोलिंग होगी, जो चुनावी महाभारत का जो अर्जुन होता है, जो बूथ पर लड़ता है, उससे प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन है, केशव प्रसाद मौर्य जी नॉमिनेशन कराने गए थे, दोनों मुख्यमंत्री जाएंगे। देखिए, हम लोग चुनाव जीते हारे, बड़ा हो छोटा हो, हम लोग एसी कमरे में सोने वाले लोग नहीं। दूसरी बात खत्म हो जाएगी। एक बात और उठाया अभी विनोद जी ने, कहा ये माद है वो क्षेत्र, उन्होंने शब्द प्रयोग किया था, हम तो नहीं मानते, लेकिन उन्होंने कहा माद है। तो उसी माद में समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद हार चुकी 2 बार, स्वयं डिंपल यादव चुनाव 2 बार हार चुकी है कन्नौज और आगरा से, बदायूं से इनके परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार चुके हैं, इटावा में हमारा सांसद है, एटा में हमारा सांसद है, यही तो माद था उनका। आजमगढ़ में तो अखिलेश यादव की सीट को हमने हरा दिया, उनका भाई धर्मेंद्र यादव लड़ रहा था अभी इसी पिछले उपचुनाव में। उनका कहना 2024 के लिए समाजवादी पार्टी वहां पर घेराबंदी कर रही है, विनोद जी कह रहे थे। सर, निकलना पड़ेगा ब्रजेश जी आपको। 2014 के पहले क्या परिस्थिति थी? अरे नुक्कड़ जा रहे हैं आप, देखिए ना। मैं कह तो रहा हूं 2014 के पहले इस भारत की क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है। अगर 2012 के पहले की परिस्थिति से आप अगर आकलन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। 1-2 बार और मैं जल्दी कहना चाहता हूं, कंप्लीट करें इसलिए कि बात खत्म हो जाए। खतौली पे भी कहा गया कि मदन भैया बहुत बड़े इक्वेशन पे हैं, माफिया हैं और वो कर लेंगे, जीत जाएंगे। अरे मदन भैया जहां के रहने वाले हैं, अभी 2022 में वहीं से चित्त हो गए, उसके पहले भी चित्त हो गए। तो ये जो मन में बसा हुआ है 2012-14 के पहले का समाजवादी पार्टी, अरे वो बूथों के लुटने के दिन चले गए। अब जो है निरपेक्ष रूप से चुनाव होता है। ये 2007 2002। थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। एक विषय और है, हाँ, एक विषय और है। शिष्टाचार शब्द का प्रयोग लगातार तमाम पैनलिस्ट कर रहे हैं, तमाम बार हो रहा है कि शिष्टाचार है। नहीं, तमाम लोग कर रहे हैं। पांडे जी शिष्टाचार, संडा जी ने भी कहा। देखिए, ये दुर्बलता की सबसे बड़ी निशानी है समाजवादी मतलब जो शिष्टाचार की बात करे वो दुर्बल है। ये सही बात। मैं मुझे कहने दीजिए, पांडे रुक जाओ, मैं दूंगा टाइम, जवाब दे देना। शिष्टाचार का जब चुनाव चल रहा है, सबने अपने अपने प्रत्याशी तय कर दिए, जब मैदान में आ गए तो शिष्टाचार कमजोरी की निशानी, आवरण सामने लाके बचेंगे नहीं। देखिए, सनातन धर्म में किसी की मृत्यु हो जाए, सनातन धर्म में बड़ों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, हम करेंगे, नेताजी का सम्मान इसलिए करते हैं। लेकिन चुनाव में चूंकि ये देश का सवाल है और समाजवादी पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल, जो तुष्टिकरण वाले दल हैं, उनके हाथ में नहीं जाने देना। ओके, ऑल राइट। अनूप जी, आप मुझे बताइए, देखिए, एक तो 2-3 प्रश्न मनीष ने खड़े किए। एक तो ये कहा कि शिवपाल यादव तो पहले से समाजवादी हैं, और बात इसमें सही भी है कि मैनपुरी को लेकर तो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे, सपोर्ट किया उन्होंने, उनकी रेलिवेंसी पे सवाल उठाया। दूसरा, शिष्टाचार मतलब कमजोरी। देखिए, ये तो उन्होंने जो पंच लाइन कही कि शिष्टाचार का मतलब कमजोरी, ये पूरी अपनी विचारधारा को स्पष्ट कर दिया। मनीष जी, एक सेकंड रुक जाओ, वो कंप्लीट कर लें तो मैं टाइम दूंगा आपको, बाद में आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मैं दूंगा टाइम आपको। जब सत्ता के बाहर रहते हैं, नहीं कहा एलोबरेट न करें मेरी बात को, अपनी बोले आप अनुप जी। अरे आप क्यों बोल रहे हैं मनीष भाई? मैंने तो आपको नहीं बोला, आप कुछ भी बोलते रहे, लंबा भाषण दे दिया आपने। अच्छा मनीष जी, एक सेकंड रुक, मैं दे दूंगा टाइम, आप बोल लेना, इत्मीनान से मानते हैं कि आपका लोकतंत्र में विश्वास कम है, बोलो, सुन लीजिए। सब विश्वास आप ही को है। यह शिष्टाचार को इन्होंने बता दिया कमजोरी की निशानी। इनकी विचारधारा ही अलोकतांत्रिक है। ये शिष्टाचारी तभी होते हैं जब कमजोरी में होते हैं, और जब सत्ता में होते हैं तो अहंकारी होते हैं। और जहां तक इन्होंने बात की मैनपुरी में शिवपाल जी की 90,000 के अंतर की, तो एक बात, एक चीज की तरफ और भी जरा ध्यान दे लीजिए
कि ये जो बसपा का खेल चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 19 में हम लोग भी धोखा खा गए थे, बसपा का ही वोट कहीं भाजपा के काम में आ गया हो, नेताजी को भी धोखा हो गया हो। और ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव है और वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। और जो जहाँ तक सवाल है कि भाजपा के नेता नहीं जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, ये कतई आसन हार को देख करके किसी के सर पर ठीकरा न फूटे। नहीं तो बताइए क्या वजह है कि जो प्रधानमंत्री ये आप लोग बीएसपी को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? कोई खुला हुआ गोदाम है क्या कि आप लोग गाड़ी जाएंगे और भर लाएंगे? देख किस चीज को मनीष भी वही बात बोल रहे थे, आप वही बात कृपया एक बार दोबारा दोहरा दें। आप क्या बीएसपी कोई खुला हुआ गोदाम है कि आप लोग गए कंटेनर लगाया और भर लाएंगे? नहीं, बीएसपी तो बंद संदूक है, बीएसपी तो बंद संदूक है, खुला गोदाम कैसे हो सकती है? वो तो बंद संदूक है, इसी चक्कर में पार्टी ही संदूक में बंद हो गई। यही तो पार्टी की मुखिया नेताजी के लिए 2019 में वोट मांगने गई थी। नहीं गई थी, आज आप लानत भेज रहे हो। गई थी 2019 में मन से वोट मांगा था गई उन्होंने। थी, कहा नेताजी को जिता देना। ठीक है, 5 से 10 सीट पे पहुंच गई, अपना फायदा लेकर के वो अब अपना खेल खेल रही हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो उपचुनाव लड़ते हैं, सत्ता के बाहर हो जाते हैं तो उपचुनाव छोड़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी क्षेत्र में अगंभीरता दिखा रही है तो इसका मतलब है कि उसको आसन हार दिखाई दे रही है और उस आसन हार का ठीकरा उसके सर पे न फूटे, इसलिए ये शिष्टाचार का नाटक करते हैं। दूसरी बात, आज पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं मनीष जी को भी बता दूं आपके माध्यम से, कल इनका भारतीय जनता पार्टी का सुल्तानपुर जिले के महामंत्री को गुंडों ने चौराहे पे पीट दिया और जा करके भाजपाइयों को थाने में बैठ करके धरना देना पड़ा, तब एफआईआर लिखी गई। तो जिस सरकार में जज पिट जाए, उसकी पिस्तौल और राइफल छीन ली जाए, भाजपा का जिला महामंत्री पीट करके पटरा कर दे लोग, ये अपने कानून व्यवस्था कुछ भी, अरे पटरा मतलब मार मार के लिटा दिया। नकाबपोश लोग गए थे बीच शहर में। लोकल इशू रहा होगा अनूप जी। अरे जो भी इशू रहा हो, कानून व्यवस्था से संबंध है कि नहीं है उसका। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं परिचर्चा तो को आगे बढ़ाता हूं। एक ऐसी अहंकारी पार्टी है जो अपने अहंकार को लगातार जनता के सामने प्रदर्शित करती है और उसके अहंकार को उत्तर प्रदेश में जनता तोड़ने जा रही है। मनीष जी ने क्या कमेंट किया, शिष्टाचार मतलब? देखिए, मनीष जी ने जो कहा वो तो ठीक कहा। मैं एक चीज बता दूं कि चर्चा में आया कि मतलब उत्तर प्रदेश में, नहीं मैं बता रहा हूं ना, उस पे आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का कई दिन, तो मेरी जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश में आएगी और 7 दिन उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। दूसरी चीज़, अभी शिष्टाचार की बात आप कर रहे थे। शिष्टाचार का मुद्दा महाराष्ट्र में क्या हो गया था? क्या शिवसेना के सामने पसीने छूट गए थे? जो महाराष्ट्र में अभी बाई इलेक्शन हुआ है, बीजेपी ने ऐन वक्त में तो शिष्टाचार ही का नाम लिया था, लेकिन ये तो सब लोग जान रहे हैं कि पसीने छूट चुके थे उद्धव ठाकरे के सामने। ये रहा इनका शिष्टाचार। अभी बात हो रही थी, अभी मनीष जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही। मनीष जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे भाई हैं, कि 2014 के पहले का भारत नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर उनका कमेंट कांग्रेस पे था तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। 22,842 करोड़ के घोटाले के आरोपी ऋषि अग्रवाल धूल फांक रही है ईडी में उनकी फाइल। और अभी जिक्र हो रहा था कि शिवपाल जी सपा के साथ खड़े हो गए। खैर सपा का मामला है, कहीं ईडी खोजने न लगे, अलग बात है। चौकसी सहित 50 डिफाल्टर हैं। 68,000 करोड़ रुपया माफ हुआ जी। ये 2014 के बाद का भारत है। उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़। महिलाओं की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में? पांडे जी कंक्लूड करो, टाइम कंक्लूड कर रहा हूं। 11 बलात्कार प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं का हो रहा है। 15 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं आदरणीय योगी जी की सरकार में जी। ये है 2014 के बाद का थैंक यू पांडे जी। मैं किसी और दिन आपको समय हो तो मैं पूरा बताऊं जी। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं। अग्निहोत्री जी, आपने जो स्टेटमेंट पहले राउंड में दिया उसमें एक सवाल आया मांद, जिसको लेकर मनीष जी ने एतराज भी व्यक्त किया। आप ही बताइए, मांद से आपका तात्पर्य क्या था? थोड़ा फिर से स्पष्ट करें आप। नहीं, मांद से मेरा तात्पर्य ये था कि देखिए, हर व्यक्ति का एक कैचमेंट एरिया होता है और मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी राजनीति इसी क्षेत्र से शुरू की थी, इटावा के जसवंत नगर से जी। और वहीं से वो पहली बार 1967 में विधायक चुने गए थे।
और उसके बाद से लगातार यहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करते करते बढ़ाते बढ़ाते उसको मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक ले गए। तो ये उनका न्यूक्लियस रहा है उनकी राजनीति का। समाजवादी पार्टी का गर्भनाल जिसको आप कह सकते हैं वो ये क्षेत्र है, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, आगरा का इलाका। ये ठीक है, आज उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ने अपना प्रभाव स्तर बहुत ज़्यादा कर लिया है, और सही कहा मनीष जी ने कि बहुत सारे इलाकों में उनके सांसद और विधायक हैं, निश्चित रूप से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कहीं महसूस करती है उत्तर प्रदेश में तो इसी बेल्ट में महसूस करती है। हम लोग भी जब विश्लेषण करते हैं चुनावों का तो बताते हैं कि भाई यादव पट्टी आ गई, फलानी पट्टी आ गई, एरिया देख के। इसलिए अखिलेश जी जो है, एक तो मैनपुरी का चुनाव उनको जिताना है, मैनपुरी का चुनाव को जिताना है, इसलिए कन्नौज की सीट वो वापस वो जमीन रिटेन करना चाहते हैं जो जमीन भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। उसमें अति पिछड़े चले गए बीजेपी के साथ, सवर्ण पहले से ही बीजेपी के साथ थे, दलितों का एक बड़ा हिस्सा चला गया। तो अखिलेश यादव ने यह घोषणा करके वापस उस जमीन को पाने की कोशिश वो करेंगे आने वाले एक साल के अंदर 2024 के लिए। और दूसरी बात यह है कि 2024 के लिए उन्होंने खुद को प्रस्तुत करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया है कि भाई मैदान में उतरो, 2024 की लड़ाई हमको भारतीय जनता पार्टी से उसी तरह लड़नी है जैसे हम 2022 लड़े थे, उसको किसी तरह की कोताही बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, बहुत विस्तार से आपने बहुत तो मेरा कहने का मतलब टू द पॉइंट्स बात रखी। हेमंत तिवारी जी, उपचुनाव में कौन कौन पॉलिटिकली पटरा होने जा रहा है? देखिए, जो सबसे ज्यादा पटरा होने की स्थिति में आ गए, मैंने तो ये शब्द रट लिया जी। मैंने एक प्रश्न उठाया था पिछली बार जी। आप सोचिए 14, 17, 19, 22 आजमगढ़, रामपुर, गोला, इसके बाद खाली बहुत बड़ा गोला बचता था, लेकिन बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। जो जमीनी राजनीति होती है, जो राजनीति मुलायम सिंह यादव करते थे और जो राजनीति सीख नहीं पाए अपने पिता से, कायदे से, अखिलेश यादव, इस बार चाहे मजबूरी में, चाहे इसको अंतिम सहारा मान करके उन्होंने अप्लाई किया। नतीजा है कि शिवपाल मेहनत कर रहे हैं, नतीजा है कि जो बड़ा डैमेज होने जा रहा था उन्हें वैसे वो सीट सही कर रहे हैं सारे लोग। सबने देखी है कि बीएसपी के साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाने के बावजूद, मायावती की वहाँ प्रेजेंस के बावजूद 95,000 की जीत बहुत बड़ी जीत नहीं थी, वो जीत का बहुत बड़ा। अरे बहन जी की क्या हालचाल है आजकल, आप कुछ बताते ही नहीं है, क्या चल रहा है बीएसपी में? अभी किसी ने प्रयोग किया था कि संदूक में है, मेरे ख्याल में संडा जी ने कहा था। अरे साहब, ये वक्त की बात है। एक जमाने में वो खुद बंदूक थी, आज संदूक हो गई हैं। उनकी पार्टी की वही दशा है। संदूक लेकिन ध्यान रखिएगा, और संदूक भी था 89 तक सुनिए, नहीं उस माफ कीजिएगा, संदूक के चक्कर में ही वो बंदूक जो कुंद हो गई। जी सहमत। उनके बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, सहमत हूं आपसे। वो संदूक भरने के चक्कर में पता नहीं आप लोग कौन सी मुहावरे या कोट भाषा में बात कर रहे हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बंदूक और संदूक, खुली और बंद, ये आमतौर, अरे पूरी जनता समझती है, हम लोग नहीं समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा खुल के आपको बोलना चाहिए। आप और खोलना चाहिए। जग जाहिर है कि पैसा इकट्ठा करने का, हाँ अब आए हैं आप, इकट्ठा करने के मोह ने जी उन्होंने एक क्रांति की राजनीति जो शुरू की थी, जो बीज बोया था कांसीराम ने, बहुत वर्षों की मेहनत के बाद जो बड़ा वृक्ष तैयार हुआ, उस वृक्ष से आप सिक्के सोने के निकालने। हेमंत जी कंक्लूड करें प्लीज, वक्त का थोड़ा सा अभाव है। जी। तो देखिए, ये दुख देता है कि जिस पार्टी ने क्षेत्रीय छत्रपों के 8 बार के आधिपत्य की बड़ी बुनियाद रखी, आज बुरी दशा में है, एक विधायक के साथ है। कांग्रेस जैसी पार्टी 2 विधायक के साथ है, तो इससे एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। आने वाले जितने चुनाव हैं देखते जाइए, बाइपोलर होंगे। ये भी चुनाव विशुद्ध सा बाइपोलर होने जा रहा है। अभी मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, क्योंकि बहुत शुक्रिया। करिए आखिरी लाइन जी प्लीज। आपके साथ डिबेट्स में जब ऐलानिया कहता था, लोग अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे, मैं कहता नहीं, बीजेपी का अपर हैंड है, अच्छी खासी लीड है, तब लोग हंसते थे। तो हो सकता है मेरी बात बहुत लोग खराब लगे, लेकिन फिलहाल अपर हैंड इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी, धन्यवाद।
और मैं अन्य अतिथियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने अमूल्य विचार इस परिचर्चा में अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपने विचार पॉलिटिकली प्रस्तुत किए। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम और परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।